डियर व्यूअर्स, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम वैदिक ज्योतिष का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नीच भंग राजयोग। ये पराशरी एस्ट्रोलॉजी मतलब पराशर ऋषि ने इसके सिद्धांत दिए हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में, जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे आप कुंडली निकालते हैं, तो उसमें उच्च का ग्रह और नीच का ग्रह मतलब एग्जाल्टेड प्लैनेट और डेबिलिटेटेड प्लैनेट दोनों दिए होते हैं। लेकिन नीच भंग राजयोग नहीं निकलता, वो ज्योतिषी को, एस्ट्रोलॉजिस्ट को खुद से देखना होता है। उसके बहुत सारे कंडीशन होते हैं, तो उन्हीं कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि नीच भंग राजयोग किस किस तरह से बनता है। नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ग्रह नीच है मतलब डेबिलिटेटेड है, तो उसका नीचता भंग हो गया। किस तरह से वो भंग होगा जिससे वो अच्छा फल देने लगेगा। राजयोग मतलब अच्छा फल देने लगेगा। तो पहली कंडीशन है आपकी D1 का मतलब, जहाँ भी मैंने D1 लिखा है उसका मतलब हो गया लग्न कुंडली, और जहाँ भी D9 लिखा है उसका मतलब हो गया नवांश। तो एक मैंने कुंडली बनाई है आपको समझाने के लिए। वो लग्न कुंडली हुई जिसको मैंने D1 से बताया है, और एक बनाया है D9 जिसको नवांश बोला है। और यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है कि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, एरीज में उच्च का होता है। कितनी डिग्री तक होता है? 10 डिग्री तक होता है। और ठीक उसी का उल्टा जाइए 6 घर के बाद, तो 1 + 6 7, तो फिर डिग्री वही रहेगी, डिग्री चेंज नहीं होती। जैसे ये मेष राशि में 10 डिग्री तक उच्च का है, तो 7वीं राशि में मतलब लिब्रा में ये उसी 10 डिग्री तक नीच का रहेगा। चंद्रमा फिर अगला है चंद्रमा फिर वृष राशि में, टॉरस में 3 डिग्री तक उच्च का होता है। और फिर उसी तरह 6 घर आगे बढ़िए तो 2 6 8, तो 8वें राशि में 3 डिग्री तक नीच का होता है। इस तरह से ये सारा टेबल बना हुआ है। तो ये तो सॉफ्टवेयर में सारे होते हैं कि उच्च का है, नीच का है, लेकिन नीच भंग राजयोग मेंशन नहीं होता, वो खुद से समझना पड़ता है। तो पहली कंडीशन मैंने क्या लिखी है, इसकी बहुत सारी कंडीशन एक एक करके सारा मैं समझा रहा हूँ। D1 में नीच ग्रह यदि D1 में उच्च का हो जाए, मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि मंगल नीच का चौथी राशि में होता है, कर्क राशि में। तो मान लीजिए 4 नंबर का मंगल है, यहाँ पे मार्स 4 नंबर का, तो चौथी राशि में है मतलब नीच का हो गया, लग्न कुंडली में बैठा हुआ है। अब क्या है कि यहाँ पे ये 10वीं राशि में ये उच्च का हो जाता है। तो मान लीजिए कि यही 10 यहाँ पर हो गया और इसमें मंगल बैठ गया 10वीं राशि में, ये मकर राशि में। तो अब क्या हो गया, मंगल की नीचता भंग हो गई। ये बढ़िया रिजल्ट देने लगेगा, राजयोग की तरह बिहेव करेगा। तो ये पहली कंडीशन हुई। एक और एग्जांपल इसी कंडीशन का लेते हैं कि मान लीजिए कि जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है मकर राशि में। तो मकर राशि मतलब नीच का हो गया, ये 10 नंबर की राशि 5 डिग्री तक नीच का है। और ये यहाँ पे कहीं पे 10 11 12 1 2 3 4, तो चौथा ये हुआ। तो यहाँ पे चौथे में ये उच्च का हो गया, तो ये उच्च का हो गया। तो इस तरह से पहली कंडीशन बनती है। अब दूसरी कंडीशन देखनी है, तो दूसरी कंडीशन कह रहा है D1 में नीच ग्रह D9 में भी नीच का ही रहे, मतलब वर्गोत्तम रहे। वर्गोत्तम का मतलब होता है जिस साइन में लग्न कुंडली में हो ग्रह, उसी साइन में D9 में भी हो, नवांश में भी हो। जैसे मान लीजिए मार्स यहाँ 4 का है, मतलब चौथी साइन में बैठा हुआ है, कर्क राशि में बैठा हुआ है, कैंसर में बैठा हुआ है, और जुपिटर कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ मकर राशि में। तो ये दोनों ही क्या हुए, डेबिलिटेटेड है, नीच के हैं। तो ये मान लीजिए कि इसी 4 नंबर में यहाँ बैठा हुआ है, ये तो सेम साइन में बैठा हुआ है। और जुपिटर भी मान लीजिए कि 10th साइन में बैठा हुआ है, तो ये आपका साइन सेम हुआ। तो ये वर्गोत्तम की स्थिति कहलाएगी
कि जिस साइन में लग्न कुंडली में है, D9 में भी, नवांश में भी उसी साइन में है, तो वो वर्गोत्तम कहलाता है। वो ग्रह वर्गोत्तम कहलाता है और अच्छा फल देता है, वो राजयोग की तरफ फल देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब डेबिलिटेशन उसका खत्म हो गया जब अच्छा फल देने लगा। तो नीच भंग राजयोग की ये दूसरी कंडीशन हुई कि यहाँ पे नीच ग्रह जिस भी साइन में बन रहा हो, D9 में भी उसी साइन में रहे, तो वो उसका डेबिलिटेशन खत्म हो जाएगा। उसी तरह से जुपिटर का है, जुपिटर यहाँ नीच का है और नवांश में भी नीच का है। यहाँ भी मकर राशि में बैठा हुआ है, यहाँ भी मकर राशि में बैठा हुआ है, तो इसकी नीचता भंग हो गई, ये अब बढ़िया फल देगा। तो दूसरी कंडीशन भी आप समझ गए। तीसरी कंडीशन है कि D1 में नीच ग्रह वक्री हो। D1 में, यहाँ पे D9 से हमें मतलब नहीं है, D1 से मतलब है, वक्री हो। तो मान लीजिए ये मार्स अब वक्री हो गया, आर रेट्रोग्रेड, आर लिखा होता है सॉफ्टवेयर में रिजल्ट में, तो आर का मतलब हुआ रेट्रोग्रेड, मतलब वक्री, हिंदी में वक्री। तो ये अब क्या होगा, ये उच्च की तरह व्यवहार करेगा, इसकी नीचता खत्म हो गई। नीचता और उच्च का मतलब होता है कि नीच मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, मतलब जैसे मंगल यदि नीच का हो गया तो नीचता पर उतर आएगा, वो वायलेंस करने में सोचेगा नहीं, किसी को थप्पड़ मारने में सोचेगा नहीं, वो उसके पास अपना कुछ नहीं है, उच्चता कुछ नहीं है, उच्च विचार नहीं है उसके पास, वो स्क्रैच पे है बिल्कुल, तो वो बुरा काम भी कर सकता है। तो नीचता का मतलब ये होता है। उच्च का मतलब होता है उसका अपना एक स्टैंडर्ड होता है, उसी स्टैंडर्ड से वो, जैसे एक स्वस्थ आदमी होता है, स्वस्थ विचार होता है, उस तरह से ग्रह सोचता है। मतलब यहाँ भी वही है, एक अच्छा आदमी, एक बुरा आदमी। बुरा आदमी मतलब नीच है और अच्छा आदमी मतलब उच्च है, उसके विचारों में उच्चता होगी उच्च ग्रह की, और नीच ग्रह के विचारों में नीचता होगी, इसका मतलब यही होता है। और फिर आ गया नेक्स्ट कंडीशन, D1 में नीच ग्रह जहाँ बैठा है उस राशि का स्वामी यदि अपनी दूसरी राशि को देखता हो, मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये तो 4 और 5 वाले में नहीं लगेगा, क्योंकि चंद्रमा एक ही राशि का स्वामी है और सूर्य भी एक ही राशि का स्वामी है। यहाँ 2 राशि से हमारा मतलब है, जैसे शुक्र 2 राशि का स्वामी है, वृष राशि का भी स्वामी है और तुला राशि का भी स्वामी है। मंगल मेष राशि का भी स्वामी है और वृश्चिक राशि का भी स्वामी है। तो इसका तात्पर्य ये है, 2 राशि का मतलब यही हुआ। तो D1 में नीच ग्रह जहाँ बैठा है, तो चलिए कोई नीच ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, तो ये नीच ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, इसकी दूसरी राशि कौन सी होगी, उस राशि का स्वामी। तो ये तो इसमें लगेगा नहीं, तो किसी दूसरी राशि में 4 और 5 में नहीं लगेगा, कर्क में और आपका लियो में नहीं लगेगा। लियो का मतलब आपका सिंह राशि। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा मरकरी बैठा हुआ है, मरकरी बैठा हुआ है, मरकरी जो है आपका 12 नंबर की राशि में, मतलब पाइसिस में नीच का होता है। बुध 12 नंबर की राशि 15 डिग्री तक नीच का है, और इसका दूसरा स्वामी, मतलब इसका स्वामी कौन है, जुपिटर है। तो आपका हो गया 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 9 यहाँ है। और जुपिटर यहाँ बैठ करके अपनी दूसरी राशि को देख रहा है, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से अपनी दूसरी राशि को देख रहा है। तो अब क्या हुआ, बुध की नीचता, डेबिलिटेशन खत्म हो गई, अब ये नीच नहीं रहा, अब इसकी नीचता भंग हो गई और राजयोग का निर्माण कर रहा है, लग्न में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन ये हुई कि नीच ग्रह जहाँ बैठा हुआ है, तो नीच ग्रह किसकी राशि में बैठा हुआ है, गुरु की राशि बैठा हुआ है, गुरु की राशि में, और गुरु की दूसरी राशि कौन सी होती है, धनु राशि होती है। और जुपिटर यहाँ बैठ करके अपनी दूसरी राशि को देख रहा है, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से। तो अब क्या हुआ कि ये कंडीशन फुलफिल हो गई,
कि D1 में नीच ग्रह जहाँ बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी ग्रह अपनी दूसरी राशि को देखता हो, तो ये बैठा हुआ है गुरु के साइन में और गुरु अपनी दूसरी राशि को देख रहा है, तो इसकी नीचता खत्म हो गई। अब ये बढ़िया फल देगा, नीच भंग राजयोग का निर्माण हो गया यहाँ पे। अगला पॉइंट है कि D1 में नीच का ग्रह जहाँ बैठा हो उस राशि के स्वामी की उच्च राशि का स्वामी ग्रह लग्न से केंद्र में हो। इसका मतलब क्या हुआ, तो मान लीजिए कि एक नीच का ग्रह D1 में बैठा हुआ है, सूर्य को ही ले लेते हैं, सन बैठा हुआ है नीच का, ये 7 नंबर में सूर्य नीच का होता है, मतलब तुला राशि में नीच का होता है 10 डिग्री तक, तो ये नीच का बैठा हुआ है। अब उस राशि के स्वामी की उच्च राशि का स्वामी, तो इसकी राशि कौन सी है, तुला है, इसका स्वामी कौन है, शुक्र है। शुक्र ग्रह जो है उस राशि के स्वामी की उच्च राशि, तो शुक्र की उच्च राशि कौन सी है, तो 12 नंबर पाइसिस है। तो पाइसिस जो है, पाइसिस का स्वामी कौन सा है, तो जुपिटर है। तो जुपिटर यदि लग्न से केंद्र में हो, केंद्र का मतलब वही 1 4 7 10, तो लग्न ये हुआ आपका, लग्न से केंद्र में मतलब यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, तो वो लग्न से केंद्र में हो गया। तो जुपिटर यहाँ बैठ गया तो इसकी नीचता भंग हो गई। तो 8वें पॉइंट का मतलब यही हुआ। फिर अगला पॉइंट है कि 9वां पॉइंट कि D1 में नीच ग्रह जहाँ स्थित हो, मतलब जहाँ बैठा हुआ हो, उस राशि में बनने वाला उच्च ग्रह लग्न से केंद्र में हो। मतलब क्या हुआ कि नीच ग्रह जैसे यही, फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं कि सन है, तुला राशि में नीच का है, यहाँ बैठा हुआ है। अब इस राशि में बनने वाला उच्च का ग्रह, तो इस राशि में बनने वाला उच्च का ग्रह कौन होगा, सैटर्न, शनि। शनि तुला राशि में उच्च का होता है, वो यदि लग्न से केंद्र में हो तो फिर 1 4 7 10, या तो सैटर्न लग्न से केंद्र में तो 1 नंबर हो गया, यहाँ बैठ जाए, या सैटर्न यहाँ बैठ जाए 4 नंबर पे, या सैटर्न यहाँ बैठ जाए, या सैटर्न यहाँ बैठ जाए, तो इसकी नीचता भंग हो गई और ये बढ़िया फल देने लगेगा, राजयोग कारक हो गया। तो ये 9वां पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट, फिर 10वां पॉइंट है D1 में नीच ग्रह की नवांश राशि का स्वामी ग्रह चंद्र से केंद्र में हो या लग्न से केंद्र में हो। मतलब क्या हुआ, नवांश का मतलब नवांश ये वाली। तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि ये तुला राशि है, ये तुला राशि है, लग्न तुला राशि की है, लग्न चार्ट तुला का है, तुला लग्न है, और इसका नवांश आएगा, एक ये भी आ सकता है, ये लियो मतलब सिंह राशि। तो अब यहाँ पे कह रहा नीच ग्रह की नवांश राशि का स्वामी ग्रह, तो यहीं पे हमने 7 नंबर में शन नीच का होता है। तो नीच ग्रह की, ये जो नीच ग्रह की नवांश राशि, तो इसकी, इस ग्रह की मतलब नीच ग्रह जो D1 में नीच ग्रह की नवांश राशि, तो ये नीच ग्रह है, तो यहाँ पे इसकी नवांश राशि कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये जिस राशि में बैठा हुआ है उसकी नवांश राशि, तो ये नीच का ग्रह है, तो किस में बैठा हुआ है, तुला में, और उसकी नवांश राशि कौन सी है, 5 नंबर है। तो नीच ग्रह की नवांश राशि का स्वामी ग्रह चंद्र से केंद्र में हो या लग्न से केंद्र में हो, तो ये खुद लग्न से केंद्र में है, 1 नंबर की पोजीशन पे है, शनि है, और या चंद्र से केंद्र में हो, तो मान लीजिए कि चंद्र यहाँ बैठा हुआ है तो केंद्र में आ गया ये, तो ये अगली कंडीशन हुई। फिर नेक्स्ट कंडीशन है कि D1 में नीच ग्रह की उच्च राशि का स्वामी ग्रह लग्न से केंद्र में होगा या चंद्र से केंद्र में होगा। तो D1 में नीच ग्रह की उच्च राशि का स्वामी ग्रह, तो चलिए ये नीच ग्रह है, इसकी राशि का स्वामी, नीच ग्रह की उच्च राशि का स्वामी ग्रह, तो ये नीच ग्रह है, इसकी उच्च राशि कौन सी है, तो उच्च राशि मेष है, सूर्य की उच्च राशि मेष है। तो मेष राशि का स्वामी ग्रह मतलब मंगल यदि आपका लग्न से केंद्र में हो तो 1 4 7 10, तो लग्न ये हुआ, यहाँ से ये यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए, तो 1 4 7 10, तो इसकी निष्ठा भंग हो गई। या चंद्र से केंद्र में हो, तो मान लीजिए मून यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ बैठ जाए, 1 नंबर, 4 नंबर,
7 नंबर, 10 नंबर यहाँ बैठ जाए, चंद्रमा से केंद्र में हो गया ये, तो इसकी नीचता भंग हो गई, सन की नीचता भंग हो गई। तो ये 11वां पॉइंट था। बहुत सारे पॉइंट है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। कुछ कुंडली को उठाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, सारी बातें याद हो जाएगी। ये सॉफ्टवेयर में नहीं दिया होता है कि कब नीच भंग हो गया हो, आपको खुद देखना पड़ेगा और रिजल्ट निकालना पड़ेगा। जो 12वां पॉइंट है उसमें है कि D1 में नीच ग्रह जहाँ बैठा हो उस राशि का स्वामी नववांश में नीच ना हो और वहीं बैठा हो या लग्न से केंद्र में हो। मतलब क्या हुआ, जैसे इसी एग्जाम्पल बोल रहे हैं, तो सन यहाँ नीच है, बैठा किस राशि में है, तो 7 नंबर की राशि में बैठा हुआ लिब्रा में। इस राशि का स्वामी कौन है, तो वीनस है। तो वीनस नववांश में नीच का नहीं होना चाहिए। जैसे ये यहाँ बैठ गया वीनस, तो नीच का हो जाएगा, तो नीच का नहीं होना चाहिए। और वहीं बैठा हो, तो वहीं बैठा हो का मतलब यहाँ जो 7 नंबर में बैठा हो, तो यहाँ भी 7 नंबर में, तो वर्गोत्तम का केस हो गया। या लग्न से केंद्र में हो, तो लग्न से केंद्र में हो मतलब ये इसका लग्न ये है, यहाँ से ये केंद्र में हो, लग्न से केंद्र में हो, नववांश में नीच ना हो तथा वही बैठा हो, और लग्न से केंद्र में हो, तो लग्न से केंद्र में हो, तो नववांश में देखना है आपको। तो ये सारी बातें हैं जो कि नीच भंग राजयोग बनाते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट हैं, प्रैक्टिस से ही आपको आएगा, तो प्रैक्टिस कीजिए। जनरली 1-2 बातें सब जानते हैं, सारे पॉइंट्स नहीं पता होते सबको, तो आप सारे पॉइंट्स को समझिए और याद रखिए कि कब कब नीच भंग राजयोग होता है। नीच भंग राजयोग जब नीचता उसकी ख़त्म हो जाती है तो राजयोग वाला फल देने लगता है, मतलब अच्छे फल देने लगता है। और हमारा जिसकी कुंडली में ये योग बन रहा है तो वो राजयोग वाला फल मतलब बहुत अच्छा फल, सुख सुविधा धन धान्य से भरपूर हो जाता है, अच्छी उन्नति होती है, सामाजिक तरक्की होती है, तो सारी बातें होती है जो राजयोग में होती हैं। तो आज के वीडियो में हमने डिटेल में सारा जितना नीच भंग राजयोग बनता है वो सारा आपको समझा दिया। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अगले वीडियो में कोई और इम्पॉर्टेंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है, पराशर जी का सिद्धांत है सारा, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और कमेंट कीजिए और बहुत सारे कुंडलियों पर लगाइए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।